जी आवाज आ रही है। सबा, नाजिया, महमूद अली, महजबी, आवाज और बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपनी आज की जो क्लास है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों का जो है वो पहला टॉपिक है जिसको हम लोग शुरू करेंगे, तारीख ज़बान उर्दू। ये किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, किसी भी एग्जाम को लेके सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो माना जाता है। तो जैसे कि आप इसमें देखेंगे, पहले ही बात लिखी हुई है तारीख। तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। ठीक है, तो हमें तारीख पढ़नी है किसकी? उर्दू जबान की तारीख को कवर करना है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी हो या इससे पहले आपने इस पे जो है वो गौर व फिक्र किया हो, लेकिन हम लोग बिल्कुल जीरो से जो है वो इसको शुरू करने वाले हैं। और साथ के साथ आप लोग इसके नोट्स भी जो है वो कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर तो शुरू करते हैं तारीख ज़बान उर्दू की। सबसे पहले बात करते हैं उर्दू की, कि उर्दू है क्या। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ा सा मैं आपको पश मंजर बताऊंगा। उर्दू जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने होता है या जिसके मायने हैं फौज या लश्कर के। फौज या लश्कर के अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं फौज या लश्कर के। और ये जो उर्दू है ये तुर्की ज़बान से लिया गया है। ये जो है वो तुर्की ज़बान से लिया गया है। एक बच्चा कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा अगर आवाज नहीं आ रही तो एक बार एग्जिट होके वापस आ जाइए। नाजिया, ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसको दोबारा से। आवाज अब आ रही है नाजिया? मैं नहीं चाहता कि आपको किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या किसी भी तरह की कोई चीजें जो है वो आपको ना समझ में आए। अब आवाज आ रही है बेटा? नाजिया अब आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आ रही है? फरहा, सबा, महजबीन, महमूद अली। ठीक है, ओके, फिर उनके यहाँ से कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर तो तारीख ज़बान उर्दू पे हम लोग जो है वो थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो मुल्क है जिसका नाम है भारत, या जिसे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान। भारत, हिंदुस्तान। आपको पता है कि इससे पहले यहाँ पर बहुत सारी कल्चर था, बहुत सारी तहजीब थी, बहुत सारी सभ्यताएं थी, जिसमें जो लास्ट और सबसे अहम सभ्यता मानी जाती है वो मानी जाती है हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और ये कौन थे? ये आर्य थे। और आर्य और अनार्य, इनके बीच में क्या हुई? जंग हुई, जिसमें कौन जीता? आर्य जीते। जिसमें कौन जीते? आर्य। और इन्हों को ही क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि सबसे आला माना जाता है। आर्यों का मतलब ही क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होना, या कह सकते हैं सबसे आला होना। और जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तकरीबन 1500 कबल मसीह, यानी कि काफ मीम, जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ या सिंधु सभ्यता अपने इख्तिताम पर पहुंची,
तभी हमारे मुल्क में आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों का आगमन हुआ या आर्यों का आगाज हुआ। और ये बात किस किताब में लिखी हुई है? ये किताब बात लिखी हुई है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में ये किसकी किताब है? मसूद हुसैन खां की। कब लिखी गई है? 1948 में लिखी गई है। कहाँ से शाये हुई है? दिल्ली से शाये हुई है। ये बातें आप लोग जो है वो साथ के साथ नोट करते चले, खास तौर पे, ठीक। और इसीलिए उर्दू की जो तारीख है वो हमारी शुरू होती है 1500 कबल मसीह से। उर्दू की जो तारीख शुरू होती है वो शुरू होती है 1500 कबल मसीह से। और ये जो हमारा 1500 का वक्त शुरू होता है, 1500 कबल मसीह का, इसको हम लोग नाम देते हैं हिंद आरियाई जबान का या हिंद आरियाई दौर का। और इसी 1500 कबल मसीह को हम लोग 3 इतवार में तकसीम करके रखते हैं। पहला हमारा है कदीम हिंद आरियाई, कदीम हिंद आरियाई। दूसरा अहद वस्ता। और तीसरा जदीद हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई। इन तीनों पर ही उर्दू की तारीख जो है वो मबनी है 1500 कबल मसीह से, ठीक है। लेकिन कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो 1500 कबल मसीह हम लोग पढ़ रहे हैं ये जबान के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने 2 लफ्ज सुने होंगे, एक लफ्ज होता है, ये 2 लफ्ज हैं, एक है जबान और एक है जुबान। अगर हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, तलफ्फुज पे ध्यान दें, तो हमें दोनों ही एक लगते हैं। लेकिन जब हम लोग इसके मायने में जाते हैं तब इन दोनों के मायने मुख्तलिफ होते हैं। जबान अलग होती है, जुबान अलग होती है। जो आप और मैं बात कर रहे हैं जबान की, वो होती है हमारी भाषा। और जो हम बात कर रहे हैं जुबान की, ये होती है हमारी जीभ। एग्जाम में ऐसे सवाल आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जबान का मतलब लैंग्वेज होता है और जुबान का मतलब आपकी जीभ होता है। और जीभ से क्या बनती है? हमारी आवाज बनती है, आवाज। और आवाज किसे कहते हैं? आवाज कहते हैं अल्फाजों के मजमू को या अल्फाज के मजमू को। और अल्फाज क्यों जरूरी है? ताकि आपको और मेरे दरमियान एक कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए, एक कम्युनिकेशन जुड़ जाए। तो जो आवाज है या जो जबान है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बात करने को, अपने ख्याल पेश करने को, अपने जज्बात जाहिर करने को, ठीक है। अगर मान ले चलो खुदा ना खास्ता मेरी जबान चली जाए तो आपको मैं जो है वो पढ़ा नहीं सकता। मेरे अंदर जो जज्बात है, मेरे अंदर जो ख्याल है, मेरी जो बात है वो आप तक पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए जो आवाज है वो अल्फाजों का मजमुआ है। और अल्फाज जो है वो बात कहने के लिए, अपने ख्याल पेश करने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। अब ये जो जबान है, अब दुनिया में बहुत सारी जबानें हैं, बहुत सारी जबानें हैं। लेकिन उर्दू के जो माहिर लिसानियात हैं, माहिर लिसानियात, लिसानियात कहते हैं जो जबान का पारखी होता है या जबान का माहिर होता है, ठीक है। या जो लिंग्विस्टिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माहिर लिसानियात या भाषा विशेषज्ञ जिसको हम लोग कहते हैं। तो माहिर लिसानियात जो है हमारे लिए सबसे अहम है गैरिसन। कौन है? गैरिसन। क्योंकि इन्होंने दुनिया की जितने भी जमाने हैं उनको एक जगह लाकर उन्हें 8 खानदानों में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया, ठीक है। 8 खानदानों में। और 8 खानदानों में कौन कौन सी चीजें ली? 3 चीजें ली, सोती, सरफी और नवी। ये जबान की एक अलग अलग कैटेगरी होती है, एक अलग अलग इदवार होता है। सूतियात, सरफियात
और नुहियात। सूतियात होता है तलफ़ुज़ के एतबार से, सर्फियात होता है अल्फाज के एतबार से, और नहवियात होता है जुमलों के एतबार से। ये मैं आपको किसी और दिन क्लास में अच्छी तफसील से पढ़ाऊंगा कि सूतियात क्या होता है, सर्फियात क्या होता है, और नहवियात क्या होता है। ठीक है। तो गैरिसन ने ये जो जबान है, दुनिया की तमाम जबानें हैं, उनको जो है वो 8 इदवार में जो है वो तकसीम कर दिया। अब वो 8 इदवार कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑप्शन फर्स्ट सामी, ऑप्शन 2 सामी के बाद हमारा दूसरा आता है हिंद चीनी, हिंद चीनी। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास द्राविडी, द्राविडी। इसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास मुंडा, पांचवा आता है हमारे पास मुंडा के बाद अमेरिकी, अमेरिकी के बाद छठा आता है हमारे पास अफ्रीका की बांतू, अफ्रीका की बांतू। ठीक है। इसके बाद सेवंथ आता है अफ्रीका की बांतू के बाद मलालाई, मलायाई। और आठवें पे आता है हिंद यूरोपी। ठीक है। ये 8 जबानें हैं, सामी, हिंद चीनी, द्राविडी, मुंडा, अमेरिकी, अफ्रीका की बांतू, मलायाई और हिंद यूरोपी। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सबसे पहला है सामी और सबसे लास्ट वाला है हिंद यूरोपी, क्योंकि इन दोनों का ही ताल्लुक किससे है, इन दोनों का ही ताल्लुक उर्दू जबान से है। सामी में 2 जबानें आती हैं, एक आती है अरबी और एक आती है फारसी। ये दोनों सामी खानदान की जबान है, अरबी और फारसी। अरबी और फारसी जो है वो दोनों किसकी जबान है, सामी की जबान है। और हमारी उर्दू कहाँ पे आती है, हिंद यूरोपी पे। लेकिन हिंद यूरोपी पे डायरेक्ट नहीं आती है। आप लोगों ने देखा होगा दूध, सभी ने देखा होगा, आपके घर में दूध आता है, आप उसको जो है वो नींबू के साथ एक विधि करके उसका क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। फिर पनीर के साथ क्या करते हैं, पनीर के साथ मटर गेर के उसका मटर पनीर बना लेते हैं। ठीक है। मटर पनीर जो है रात को बनाया और सुबह को बच गया, अब सुबह को मटर नहीं, उसके हमने क्या बना लिए, पुलाव बना लिए। समझ में आ रहा ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि चीज एक ही है, हमने उसके अलग अलग इस्तेमाल करके उसकी अलग अलग चीजें जो है वो बना ली है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारी उर्दू है वो डायरेक्ट उर्दू नहीं बनी है। तभी आप लोग सोचे कि वो डायरेक्ट उर्दू बनी है, नहीं बनी है। अगर हम उसका जमानी तरतीब लगाएं तो सबसे पहला आता है हमारे पास संस्कृत, संस्कृत के बाद हमारे पास आती है प्राकृत। ये जमानी तरतीब याद रखना। और प्राकृत के बाद हमारे पास आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आती है सूर सैनी अपभ्रंश, सूर सैनी अपभ्रंश। सूर सैनी अपभ्रंश के बाद हमारे पास आती है मगरिबी हिंद। कौन सा, मगरिबी हिंद। मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं, और उन्हीं बोली में सबसे जो अहम है हमारे लिए वो है खड़ी बोली, खड़ी बोली। और फिर खड़ी बोली से जाके निकलती है उर्दू। तो इस तरीके से उर्दू जबान जो है वो बहुत अरसे बाद जाके हमारे पास आती है, और यही तारीख जो है वो हमें क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करेंगे। ठीक है। तो ये 8 खानदान हो गए सामी, और आपके लिए हमारे पास क्या हो गया दूसरा, हिंद यूरोपी। लेकिन इसके हवाले से भी आपको थोड़ी सी बातें और अपने जहन में रखनी होगी कि इसमें जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता, सिंधु से
पहले क्या हुआ, सिंधु सभ्यता के बाद हुआ ये हिंदू, हिंदू से भी क्या बना फिर इंदु, क्योंकि अरबी और फारसी में सा और हा का क्या है, कंसेप्ट है ही नहीं, तो इसलिए उनसे क्या होता है, हर्फ की अदायगी होती भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो आर्य हैं उनका जो घर है या उनकी जो जगह है वो हमने कहाँ से मानी है, तिब्बत से मानी है, तिब्बत। और आर्यों का जो पहला घर माना जाता है, आर्यों का जो पहला घर माना जाता है वो तिब्बत ही माना जाता है। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है गिली ने। ये बहुत बड़े एक इतिहासकार हुए हैं गिली, उन्होंने ये कहा है कि आर्यों का पहला घर क्या है, मध्य एशिया, वो मध्य एशिया कह रहा, सॉरी, तिब्बत है। इसी के अलावा आपने सुना होगा आर्यों का जो वतन है, आर्यों का जो वतन है वो मध्य एशिया है, मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। ये बात कोई बच्चा बता सकता है किसने कही है, ये बात कोई बच्चा बता सकता है। आप लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में यह सवाल आता है, आर्यों को मध्य एशिया किसने कहा है। कोई बच्चा बताए एटलीस्ट, कोई तो जवाब दे हाँ या ना में, या कोई अपने हिसाब से लगा के देखे। महमूद अली कह रहा नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम होता है तो एन लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। फरहा ने भी कह दिया एन, ठीक है। और ये चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना जो है वो ज्यादा जरूरी है। इसमें जो है वो बहुत सारे इख्तलाफात हैं, मैक्स मूलर हुआ, स्मिथ हुआ, ठीक है, इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक हुए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बात पे अपना इत्तिफाक पेश किया है कि कोई कहता है कि तिब्बत से आए हैं। जैसे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, उन्होंने भी जो है उनका घर तिब्बत से बताया है, स्वामी दयानंद ने भी वही बताया है। लेकिन जो मैक्स मूलर है, स्मिथ है, उन्होंने आर्यों की आमद कहाँ से बताई है, एशिया से बताई है, वो भी कहाँ से, सेंट्रल एशिया से जो है उसको बारे में बताया है। और जब ये सेंट्रल एशिया से आए, सेंट्रल एशिया आता है हमारे देश के इस तरफ, हम हैं यहाँ पर, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग हैं यहाँ पर। और जब हम लोग मैप देखते हैं तो यहीं पर हमारे पास क्या बनता है, तिब्बत आता है, क्या आता है, तिब्बत आता है, तिब्बत आता है। तो इसी तिब्बत का, या कह सकते हैं इस सेंट्रल एरिया में दो ग्रुप बने आर्यों के, क्या बने, दो ग्रुप, एक बना मगरिब वाला, एक बना मगरिब का और एक बना मशरिक का, यानी कि मगरिब आर्य ग्रुप और मशरिक आर्य ग्रुप। इनको जो है वो हम लोगों ने एक नाम दिया, ठीक है। इसका जो नाम था मगरिब का वो था कैंटम ग्रुप, कैंटम ग्रुप मगरिब में, जिसमें तीन चार जबानें आई, जैसे यूनानी आई, यूनानी के बाद लातीनी, लातीनी के बाद जर्मनी, और ये जो मशरिक वाला है ये हिंदुस्तान पहुंचा, और इसमें आई दो जबानें, फारसी और संस्कृत। यानी कि जो आर्य हमारे यहाँ पर आए वो मशरिक की तरफ से आए, ये वाले इस वाले एरिया से, ठीक है। और यहीं पर जो है वो आके क्या हो गए, बस गए। और जब यहाँ पर बसे आके, तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग रहा करते थे,
और वो थे द्राविडी। द्राविडी, जिनसे आर्यों की और द्राविडों की क्या हुई, लड़ाई हुई, जिसमें द्राविड हार गए और आर्य जो है वो जीत गए। और वो क्यों जीते, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि वो बहुत आ, युद्ध में या जंग में जो है वो काफी बार लड़ चुके थे और वो लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे थे। द्राविड वाले थोड़े कमजोर थे क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्राविडी जबान में कौन कौन सी बोली आती है। तो आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी या कन्नड़ और मलयालम। ये चार जबानें हैं जो द्राविड के हिस्से में आती है, क्योंकि मैंने आपको भी ऊपर खानदान लिखवाए तो उसमें द्राविड भी लिखवाया था। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी और मलयालम। आपने पढ़ा होगा चार वेद, ठीक है। चार वेदों में जो सबसे कदीम वेद है वो कौन सा वेद है, कोई बच्चा बता सकता है? चार वेद में जो सबसे कदीम, कदीम का मतलब होता है प्राचीन यानी कि पुराना। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, शाबाश। वो कौन है? और वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद। और ऋग्वेद की जो रचना है वो हमारे पास 1500 ईसा मसीह पूर्व भी देखने को मिलती है, यानी कि 1500 कबल मसीह के आसपास का वक्त ही क्या होता है, हमें वो देखने को मिलता है, जिसको मुकम्मल करने में तकरीबन 400-500 साल लगे, जो जाके पूरा हुआ तकरीबन 1100 या 1000 कबल मसीह के आसपास। ठीक है, वो हम लोग तारीख में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। कभी कभी आपका जीएस वाला पार्ट भी है, तो पूछा जाता है कि पांचवा वेद किस जबान में लिखा गया है। पांचवा वेद किसी ने पढ़ा है? पांचवा वेद पढ़ा नहीं होगा तो वो तमिल जबान में लिखा गया है, ध्यान रखना। पांचवा वेद तमिल जबान में लिखा गया है, जिसका नाम था कोलप्पियम। ठीक है, और इसका मौजू क्या था? इसका मौजू था तमिल व्याकरण। तमिल व्याकरण, ठीक है। ये तमिल है, ये द्राविडी की जबान है। ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है उसके नीचे तक का जो हिस्सा है वो आर्यों ने द्राविडों को नीचे घसीट दिया था, और उत्तर भारत में या कह सकते हैं शुमाली हिंद में अपना अस्तित्व या अपनी सल्तनत जो है वो कायम कर ली थी, और यहाँ पर आकर जो है वो गुसर बसर करने लगे थे। और जब वहां पर आए तो यहाँ पर जो जबान पैदा हुई हमने उसे एक नाम दिया, उसे एक खानदान बनाया, जिसका नाम था हिंद यूरोपी। ये एक पूरा खानदान था हिंद यूरोपी, जिसको हमने तीन इदवार में तकसीम किया। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो हमारी जबान है वो हिंद आर्याई खानदान की जबान है। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं सर ये तो हिंद यूरोपी है, ये थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिए। ये हिंद यूरोपी है, ये हिंद आर्याई है, इसके बारे में हमें जरा बता दीजिए। ये सुनो, ये बात आपके दिमाग में आई कि नहीं आई? खानदान हमारा हिंद यूरोपी है, लेकिन हम उसे एग्जाम में हवाले से हिंद आर्याई पढ़ते हैं, हिंद आर्याई खानदान पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? चलो, नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अब सोचने का वक्त है, अब सोच लीजिएगा। तो पहले जो है गैरिसन ने इसे हिंद यूरोपी के नाम से ही क्या किया, लोगों को तारुफ कराया इसका। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोग और आर्य लोग मिले तो एक नई चीज ऐजाद में आई, जिसे हम लोग कहने लगे ईरानी खानदान। क्योंकि हमारे अदब पे ईरान का बहुत असर पड़ा है, इसीलिए हम लोग इसे कहने लगे ईरानी खानदान। आपने सुना भी होगा इंडो ईरान, ये सुनो, यानी कि हिंदुस्तान और ईरान की एक नई तहजीब शुरू होती है। तो हिंद यूरोपी को आगे चल के हम लोगों ने नाम डाला ईरानी खानदान, और यही ईरानी खानदान आगे चल के बना हिंद आर्याई खानदान।
क्योंकि यहाँ से जो ईरानी थे उनको खत्म करके आर्यों ने अपने आप में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और पूरी तरीके से ये बन गया हिंद आर्याई खानदान। ठीक है, तो इस तरह से हिंद आर्याई खानदान की जो बात हुई वो शुरू हुई 1500 से, 1500 कबल मसीह से, जिसका जिक्र मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में किया गया। मसूद हुसैन खान ने जो है वो किया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? वेरी गुड, शाबाश। अब हम लोग बात करेंगे अपने हिंद आर्याई दौर की, हिंद आर्याई दौर की या हिंद आर्याई खानदान की, जिसको 3 इदवार में तकसीम किया गया है। पहला आता है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा आता है अहद वस्ता, और तीसरा आता है जदीद। आप इसे ऐसा मान लीजिएगा, ये हुआ हमारा एंशियंट यानी कि प्राचीन, ये हमारा हुआ मध्यकाल यानी कि मेडिवल, और ये हुआ हमारा आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न। ये कोई काल नहीं है, बल्कि ये हमने जो है वो समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए इन सब चीजों को कर लिया है। कदीम हिंद आर्याई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आर्याई। यहीं से एक सवाल बनता है कि इनका टाइम पीरियड कहाँ से कब तक का है। तो हिंद आर्याई खानदान में जो पहला दौर आता है वो आता है कदीम हिंद आर्याई का, जिसका टाइम पीरियड है हमारे पास 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक। 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक, यानी कि तकरीबन 1000 साल जो प्राचीन काल रहा उर्दू लिटरेचर में, वो रहा तकरीबन 1000 साल। उसके बाद अहद वस्ता रहा 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक, यानी कि तकरीबन 1500 साल। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना आप लोग, अगर आपकी नजरें बोर्ड पे हैं, यहाँ पे कबल मसीह है और यहाँ पे ईस्वी है। आपको इसके बारे में पता भी होगा, कबल मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के वक्त को हम लोग कबल मसीह कहते हैं। इसके बाद जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से लेके आज तक, यानी कि ताहाल तक, जो आज आप लोग डेट देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उर्दू की जो तारीख है वो कितनी तवील है। पहले 1500 और फिर 2024, 24, 5 और 3, यानी कि तकरीबन 3500 साल की जो है वो तारीख है उर्दू की। बेटा 1000 है, 1000 ईस्वी से लेके ताहाल तक, तो 3500 साल की जो तारीख है उसे हमें पढ़ना है। समझ रहे हैं? कोई ये छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो उर्दू है वो बहुत पुरानी और बहुत कदीम ज़बान, जिसको हम लोगों ने तारीख में अलग अलग नामों से क्या किया है, मंसूब किया गया है। ये इसके हम लोग कह सकते हैं इब्तिदाई नाम है। जैसे हम लोग इसे पहले क्या कहते हैं, हिंदी जबान कहते हैं या हिंदी जबान कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी जबान कहते हैं। इसके अलावा हम इसे रेख्ता कहते हैं। इसके अलावा हम इसे हिंद या हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी। इसके बाद हम इसे लश्करी भी कहते हैं। लश्करी के अलावा हम इसे जबान दहल की भी कहते हैं, जबान दहलवी भी कहते हैं। इसके बाद आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ को क्या किया, अपनी सल्तनत को बढ़ाने की कोशिश की, तो हम इसे दक्कनी जबान भी कहते हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बाद और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये दरबार की जबान बनी शाहजहां के दौर में,
हमने इसे तब क्या कहा, उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला का मतलब होता है दरबार की जबान, दरबार की जबान। और ध्यान रखना, पूछा जाता है कि किसके दौर में उर्दू को उर्दू मुअल्ला कहा गया। ठीक है, ठीक है। उर्दू मुअल्ला किसे कहा गया, तो उर्दू मुअल्ला शाहजहां के दौर में कहा गया। शाहजहां के दौर में इसे उर्दू मुअल्ला कहा गया। इसी के अलावा इसे हमने कहा खिचड़ी जबान। क्या, खिचड़ी जबान। खिचड़ी जबान इसलिए कहा क्योंकि इसमें अरबी, फारसी और हिंदी, इन सब की क्या है, अल्फाज को हमने लिया है, हिंदी जबान को, तो इसलिए हम लोग इसे खिचड़ी जबान भी बोलते हैं। इसी के अलावा हम इसे इस्लाही जबान भी बोलते हैं। इस्लाही जबान किसने कहा है, नासिख ने कहा है। उर्दू को इस्लाही जबान नासिख ने कहा है। ठीक है, चलिए। तो ये उर्दू के इब्तिदाई नाम थे जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से जो है वो जानते हैं। ये पूरे दौर में है, कदीम से लेके जदीद तक का दौर मैंने आपको, उसमें यह है अलग अलग नामों से जो है वो अलग अलग नामों से जाने जाने लगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कदीम हिंदारियाई में, कदीम हिंदारियाई में, तो इसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा है 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक, यानी कि तकरीबन 1000 साल। और 1000 साल में हमने कदीम हिंदारियाई को दो इदवार में तकसीम किया है। पहला आता है हमारे पास संस्कृत, और दूसरा आता है हमारे पास क्लासिक संस्कृत या क्लासिकी संस्कृत। पहले हम लोग इस संस्कृत मतलब का अल्फाज चुनेंगे, संस्कृत का मायने, इसको हम लोग इसकी क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, ताकि आपको चीजें जो है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है संस, और दूसरे में आता है करत। संस्कृत, संस का मतलब होता है पाक या साफ, पाक या साफ। करत का मतलब होता है करना, करत का मतलब होता है करना। तो जो आर्य अपने साथ जबान लेकर आए थे, उसे पाक और साफ करके उन्होंने अपनी एक जबान बनाई आर्यों ने, जिसका नाम रखा संस्कृत। और संस्कृत में ही पाक जबान संस्कृत बनी, तो उसमें पाक वेदों की, पाक पुराण की, इन सब की क्या की गई, रचना की गई। तो इस पाक जबान को उन्होंने नाम दिया वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, क्योंकि उनके जो पाक ग्रंथ है, उनके जो पवित्र ग्रंथ है, वो वेद है, जिनकी तादाद कितनी है, 4। तो कदीम हिंद आरियाई में जो दो इदवार हमने तकसीम किए हैं, वैदिक संस्कृत हुआ और क्लासिक संस्कृत हुआ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग आपको आगे वाली क्लास में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं पहले वाले की, और वो है हमारा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हमें, अब वैदिक संस्कृत है, संस्कृत जबान के जो नमूने हैं हमें सबसे पहले किस में मिलते हैं, वेदों में मिलते हैं। और वेद कितने हैं, 4। वेद कितने हैं, 4, जिसमें पहला आता है ऋग्वेद। क्या आता है पहला, ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद, और सामवेद के बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक। ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला सवाल आपका यहीं से बनेगा कि बताइए सबसे कदीम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद।
सबसे कदीम वेद है ऋग्वेद, और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। तो कोई मुझे बता सकता है आप में से कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यानी कि कितने अबवाब हैं? जीएस के फर्स्ट पेपर में आता है। आपकी जीएस की क्लास भी हो रही है माशाल्लाह से, आप लोग कर सकते हैं। शाम में 8 बजे से होती है, लेकिन अभी उसमें ज्योग्राफी चल रही है। बिल्कुल, महजबीन ने और नाजिया ने सही जवाब दिया है। 10 मंडल आते हैं। वेरी गुड। इन 10 मंडल में भी 2 मंडल होते हैं, एक नया और एक पुराना। 2 से लेके और 7 तक पुराने हैं, बाकी के क्या है? नए हैं। इससे आगे की कहानी मैं आपको जो है वो आने वाली अगली क्लास में, या कह सकते हैं हिस्ट्री वाली क्लास में बताऊंगा। हिस्ट्री में ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ऋग्वेद सबसे कदीम है और अथर्ववेद जो है वो सबसे जदीद है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है मौसिकी का वेद किसको कहा जाता है? यानी कि संगीत। संगीत का जनक या संगीत का वेद किसको कहा जाता है? बिल्कुल, शाबाश। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद क्या है? संगीत का जनक है। सामवेद जो है वो किसका जनक है? संगीत का जनक है। अगर हम उर्दू के हवाले से बात करें तो किस जबान को मौसीकी की जबान कहा जाता है? अगर हम उर्दू के हवाले से बात करें तो उर्दू में किस जबान को संस्कृत का वो संगीत की जबान कहा जाता है? उर्दू के लिहाज से बात करें तो उर्दू की किस जबान को मौसीकी की जबान कहा जाता है? वो हम लोग जदीद हिंद आरियाई में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया। अगर नहीं पता तो लिख लेना, मराठी। मराठी जबान को मौसीकी की जबान कहते हैं। ठीक है, और मराठी जबान में ही सबसे ज्यादा हुर्फ इल्लत है। हुर्फ इल्लत का मतलब है क्या बोलते हैं, हाँ, वोवल्स है। वोवल्स हिंदी में आपको पता है 11 होते हैं, इंग्लिश में आपको पता है 5 होते हैं, उर्दू में 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। हुर्फ इल्लत इनकी अलग अलग किस्म होती है जो मिलके 10 बना देती है। वो आप लोग ग्रामर वाले पार्ट में पढ़ लेना। ठीक है, चलिए फिर। तो कदीम हिंद आरियाई में हम लोग बात कर रहे थे वैदिक संस्कृत की, और वैदिक संस्कृत में हमने चारों वेद पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जैसा पता है कि इसमें जो है वो इस जबान को क्या माना गया है? पाक माना गया है और साफ माना गया है। लेकिन जब ये पाक और साफ जबान थी, और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था होती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था, और ये शुरू ही कब से हुई है वर्ण व्यवस्था? 1500 के आसपास से। क्योंकि जब वेद आ गए तो ब्राह्मण आ गए, और ब्राह्मण अपने आप को आर्यों की तरह श्रेष्ठ मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? ब्रह्मांड को ऊपर रखा, ब्राह्मण को, और उसके बाद क्या आ गए? वेश्या, क्षत्रिय और शूद्र। इन सब का जिक्र हमें वैदिक संस्कृत में ही देखने को मिलता है, और वैदिक संस्कृत के नमूने भी हमें इसी दौर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऊपर वाली कास्ट है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ देखने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस वैदिक संस्कृत में, ये जो जबान है संस्कृत, इसके रूल लगाने शुरू कर दिए। यानी कि नियम और कानून या कायदे कानून लगाने शुरू कर दिए। कह सकते हैं हमने एक कवायद रखनी शुरू कर दी। हमने एक कवायद शुरू कर दी। जब हम लोग अहद वस्ता पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपने ड्रामे देखे होंगे कालिदास वगैरह के। कालिदास का ड्रामा आप लोगों ने पता भी होगा ना, एक आधा आपने सुना भी होगा। मालवी का अग्निमित्रम है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम है,
सुने हैं आप लोगों ने ये नाम? हाँ, तो उसमें इतनी वो रखा गया था कि जो नीचे जाति के लोग होते थे, जो शूद्र होते थे, जो उसमें किरदार निभाते थे, उनको भी संस्कृत जबान बोलने की आजादी नहीं थी। उनको भी उस वक्त की जो जबान थी, जो निचली जबान थी, उसको ही क्या किया जाता था, बोला जाता था। और जो उस वक्त निचली जबान मांगी जाती थी या मानी जाती थी, वो मानी जाती थी मागधी। मागधी यानी कि जो अभिज्ञान शकुंतलम हुआ, ठीक है, इसके अलावा मालविका का अग्निमित्रम हुआ, रघुवंशम हुआ, और भी जो नाटक है, उसमें जो निचले लोग होते थे, उसमें मागधी का इस्तेमाल किया जाता था, संस्कृत का नहीं किया जाता था। क्योंकि संस्कृत जो है वो सिर्फ ऊंचे लोग ही बोल सकते थे। इसीलिए इसका जो है वो क्या शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया थोड़े दिन के बाद ही। लेकिन उससे पहले जो है ये अपना काम जो है वो पूरा कर चुकी थी, और वो एक वर्ग को ऊपर सर्वश्रेष्ठ जो है वो बना चुकी थी। वो तारीख का पार्ट है, हम लोग यहाँ लिटरेचर पढ़ रहे हैं लैंग्वेज का, तो हम लोग लैंग्वेज पे जबान देंगे। तो इसीलिए जब ये इन्होंने रूल कायदे कानून लगाने शुरू कर दिए, और इन रूल रेगुलेशन पे ही एक नई जबान का हमारे सामने उदय होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत, जिसमें एक नई जबान निखर के सामने आई, क्लासिकल संस्कृत, जिसमें दो चीजें जो हैं वो अहम है। ऊपर वाले में हमने पढ़ा वेद, और क्लासिकल संस्कृत में आता है हमारे पास एपिक या एपिक बुक। एपिक बुक कहते हैं हम लोग महाकाव्य। महाकाव्य, और दुनिया में दो ही बड़े महाकाव्य हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक है हमारे पास रामायण, और एक है हमारे पास महाभारत। ये दोनों की दोनों ही किस में लिखी हुई है, क्लासिकल संस्कृत में लिखी गई है। क्लासिकल संस्कृत में लिखी गई है। अब मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि इन दोनों के मुसन्निफ कौन है, रामायण का भी और महाभारत का भी। क्योंकि वेद तो जो है वो बहुत सारों ने अलग अलग लिखे हैं। आप मुझे बता दीजिए रामायण के मुसन्निफ का नाम और महाभारत के मुसन्निफ का नाम। देखते हैं कौन बताता है। महजबी ने बताया वेद व्यास। बेटा नाम भी तो बताओ, वेद व्यास किसके हैं, महाभारत के हैं या रामायण के हैं? वेद व्यास महाभारत के हैं। रामचरितमानस तो बेटा कालिदास की है, वो तो बहुत बाद में लिखी गई है। कालिदास तो ईसवी में आ जाते हैं ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आ जाता है। रामचरित तो यहाँ पे लिखी गई है। बिल्कुल, महमूद अली ने भी सही बताया है। मैं लिख देता हूँ। रामायण जो लिखी है वो लिखी है वाल्मीकि ने, श्री महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। एग्जाम में ये सवाल आ ही जाता है, ठीक है। तो क्लासिकल संस्कृत में हमारे पास सिर्फ यही दो एपिक मिलते हैं, रामायण और महाभारत। और ये हिंदू मजहब के बहुत पवित्र और बहुत ही पाक माने जाते हैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने कायदे और कानून के तहत इसको लिखा है। और आज भी ऐसा रूल है कि ये किताबें सिर्फ बड़े लोग ही या जो एक वर्ग है वो ही पढ़ सकते हैं, बाकी नीचे वाले नहीं पढ़ सकते। ये अदब के लिहाज से है, ठीक है। तो जब कायदे कानून बनाए, तो फिर हमने संस्कृत के कायदे कानून बनाने के लिए भी दो किताबों को जो है वो आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें संस्कृत की कवायद शामिल है, और उसका नाम है अष्टाध्याय। अष्ट अध्याय आप लोगों ने पढ़ी होगी, अष्टाध्याय नाम भी सुना होगा। इसके मुसन्निफ है पाणिनि। अष्टाध्याय, इसमें 8 चैप्टर हैं, या कह सकते हैं 8 प्रधान है या 8 भाग है, इसलिए इसका नाम है अष्ट। अष्ट का संस्कृत में कहते हैं, और इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो कहते हैं 8। क्या कहते हैं, 8। तो जो अष्टाध्याय है पाणिनि की, इसको ही संस्कृत जबान की या संस्कृत की पहली
कवायद की बुक कहा जाता है या कवायद की तसनीफ कहा जाता है। अष्टाध्यायी, इसी में ही संस्कृत के जितने भी नियम कायदे कानून हैं वो सारे के सारे इसी में शामिल है। और ये भी कदीम हिंद आर्याई में ही पाया जाता है। ये भी कदीम हिंद आर्याई में ही क्या होता है, पाया जाता है। इसी के अलावा कवायद के लिहाज से या जबान के लिहाज से एक और तसनीफ है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य, और इसके मुसन्निफ का नाम है पातंजलि। पातंजलि, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, योग गुरु भी कहते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने योग डे सेलिब्रेट किया है 21 दिसंबर को, 21 जून को, 21 जून को। तो 21 जून को क्या है, योग डे होता है। शायद कोई बच्चा हो जो ज्योग्राफी की क्लास कर रहा हो, उसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को कि 21 जून जो होता है, 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। ध्यान रखना, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। और सबसे लंबी रात कब होती है? सबसे लंबी रात कब होती है? हाँ, सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे लंबी रात होती है 12 दिसंबर को, सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ये बात आप लोग याद रख लेना, एक क्वेश्चन बनता है। और यहीं पे बता दूं, ये लंबी है, रात और दिन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाए, चलो इसे मैं हिस्ट्री वाली क्लास में रखता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस लंबी रात और लंबे दिन का रख लीजिएगा, बहुत एक अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। लेकिन हमारी ये कदीम हिंदारियाई जो है वो खत्म हो जाएगी नहीं तो। कदीम हिंदारियाई, तो कदीम हिंदारियाई के 2 दौर हुए, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। और उसके अलावा जो 2 चीजें जो है मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी इसमें जो है वो कुछ और चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, और अष्टाध्याय हुआ, पातंजलि का महाभाष्य हुआ, ये संस्कृत जबान के लिए क्या गई है, लिखी गई है। इसी के अलावा जो है इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जो है वो कवर करनी है। ठीक है, जैसे एक हिंदी के ही, क्योंकि ये संस्कृत जबान है तो हिंदी के ही एक बहुत बड़े माहिर लिसानियात हैं जिनका नाम है डॉक्टर शिव, सॉरी डॉक्टर डॉक्टर सदेश्वर, डॉक्टर सदेश्वर वर्मा। ये हिंदी के बहुत बड़े माहिर लिसानियात हैं। और इन्होंने जो कदीम हिंद आर्याई है, जो संस्कृत की है, उसे 5 इदवार में क्या किया है, तकसीम किया है। जो अभी तक हमने पढ़ा वो गैरिसन के मुताबिक था, लेकिन संस्कृत है तो हमें इस वाले मौजू पे या इस वाले टॉपिक पे भी हल्की सी रोशनी डालनी है। मुझे बस उसके आपके 5 नाम बताने हैं, वो कौन कौन सी है। ठीक है, पहला है अहद पाननी, जिसमें कवायद लिखी गई, अष्टाध्याय पाणिनि की। इसके बाद है दूसरा रजमिया, रजमिया अहद कह ले, रजमिया मंजिल कह सकते हैं, अहद पाणिनि मंजिल या रजमिया मंजिल। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इसके बाद दुनियावी मंजिल, दुनियावी मंजिल, दुनियावी मंजिल। जहां पर दुनियावी मंजिल ये हो जाती है कि इसका जो है वो मंसूबा हो जाता है कि ये अब सिर्फ ऊपर के लोग बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टकसाली, टकसाली मंजिल, टकसाली मंजिल। इसके बाद टकसाली मंजिल के बाद ये चीजें जो हो गई, अहद पाननी हो गया आपका, रजमिया हो गया आपका,
दुनियावी मंजिल हो गई और टकसाली मंजिल हो गई। इसके बाद आता है वैदिक मंजिल। वैदिक मंजिल, तो ये 5 मंजिल है जो आपको डॉक्टर सदेश्वर वर्मा ने बताई है कदीम हिंद आर्य की। ठीक है, कदीम हिंद आर्य की, जिसमें पहला जो है वैदिक है, जिसमें वेद होते हैं। उसके बाद अहद पाणिनि है, जिसमें अष्टाध्यायी लिखा गया है। रज़्मिया, रज़्मिया का मतलब आपको पता है जंग, और संस्कृत में जंग का वाकया किसमें बयान किया गया है? रामायण में और महाभारत में। रामायण में जंग है रावण की और राम की, और महाभारत में किसकी है? कौरव की और पांडव की। यहाँ पर दुनियावी मंजिल में लोगों ने क्या कर दिया? नियम कायदे कानून लगा दिए, एक वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई, जिससे जबान का जो है वो एक मायार ऊपर की तरफ हो गया। इसके बाद टकसाली, आपने सुना होगा ना कि तुम टके के भाव बिकोगे। आपने सुना होगा ना कि तुम 2 टके के आदमी हो। तो जब इस पे जो है वो क्या कर दिया गया, इस पे कब्जा कर लिया गया, तो ये क्या हो गई? टकसाली जबान, यानी कि टके के भाव बिकी। क्योंकि इसे जो है वो महदूद कर दिया गया और लोगों को बोलने पे क्या लगा दी? पाबंदियां लगा दी। और जिस जबान पे पाबंदियां लगती हैं उसका मायार जो है वो गिरने लगता है। इसीलिए संस्कृत जबान का जो मायार गिरा वो अलग अलग लेवल में अलग अलग जगह पे गिरा। ऐसे नहीं कि एकदम से गिर गया, बहुत वक्त लगा संस्कृत जबान को। ठीक है, इसके 3 जो है वो हिस्से किए गए। जैसे सबसे पहली थी मायारी जबान, जिसको सिर्फ ऊंचे लोगों का बोलने का हक था। इसे हम लोग कह सकते हैं हाई लेवल। जहां के रहने वाले थे उनकी जो लेवल थी वो थी मायारी जबान। इसके बाद दूसरा आता है नीम मायारी। नीम मायारी जबान से मुराद होता है मीडियम लोग। जो मिडिल क्लास के लोग थे वो क्या बोले जाने लगे? नीम मायारी। और इसका जो है वो एक हिस्सा तय कर दिया कि अंबाला से लेके अंबाला से लेके और इलाहाबाद का, जिसे आप लोग अब प्रयागराज कहते हैं, तो नीम मायारी जो संस्कृत है वो अंबाला से इलाहाबाद के दरमियान ही बोली जाती थी। इसके अलावा जो इसका सबसे नीचा हिस्सा था, जो इसका सबसे गिरा हुआ हिस्सा था, उसे हमने बोला गैर मायारी। गैर मायारी, और ये कहाँ पे बोली गई? यूपी और बिहार में। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जहां पर भी हम लोग यूपी और बिहार के लोग जाते हैं उन्हें क्या किया जाता है? बेइज्जत किया जाता है कि ये तो यूपी का है, ये तो बिहारी का है। दिल्ली वाले अपने आप को स्टैंडर्ड मानते हैं, मुंबई वाले अपने आप को स्टैंडर्ड मानते हैं, गुजराती वाले अपने आप को स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इनकी रोजी रोटी जो है वो यूपी और बिहार के लोग ही चला रहे हैं। तो गैर मायारी जो है वो यूपी और बिहार में जो है वो बोली जाने लगी। इसीलिए आप लोगों को देखा होगा हिस्ट्री में, जब आप लोग पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य जो कहाँ से शुरू होता है? बिहार से शुरू होता है। और मगध साम्राज्य से पहले 2 इंसान हुए हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। इनका भी ताल्लुक कहां से था? बिहार से था। ठीक है, पाटलिपुत्र हुआ, बोध गया हुआ, सोमनाथ हुआ। तो जब ये जबान गैर हो गई, गैर मायारी हो गई, यानी कि इसका जो है वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड हो गया और इसको जो है सिर्फ महदूद कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब किसी इंसान के अंदर कोई गम जो है वो भरा हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं निकलेगा। इसीलिए इस दौर का जो पतन हुआ या इस दौर की जो इख्तिताम हुआ वो 500 कबल मसीह में ही क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसी दौर में 2 लोगों का जन्म हुआ जिन्हें हम लोग कहते हैं गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का। इसी टाइम ड्यूरेशन में 543 के आसपास है शायद, 543 के आसपास, 543 ईसा पूर्व।
तो जब ये बड़े हुए, इन्होंने जो है वो एक नई जबान को लोगों के सामने पेश रखा और उस नाम का रखा प्राकृत। और जैसे ही प्राकृत जबान आई, प्राकृत का मतलब होता है फितरी जबान। फितरी जबान यानी कि हम लोग कह सकते हैं नेचुरल, जो चीज कुदरती हो, कुदरती भी आप लोग इसे कह सकते हैं, जो अपने आप पैदा हुई हो। और यही जैसे ही प्राकृत आती है, हमारा शुरू हो जाता है अहद वुस्ता का दौर। और अहद वुस्ता में दो ही चीजें हमें ज्यादातर पढ़नी है, एक तो गौतम बुद्ध पढ़ने हैं और स्वामी जी पढ़ने हैं, और फिर इनकी जबान है, जैसे प्राकृत है और पाली है। ठीक है, ये जबान है। जबान अलग होती है और लिपि यानी कि रस्मुल खत अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, लिपि अलग होती है और जबान अलग होती है। मैं आपको जो ये लिपि लिखी हुई है, ये लिपि बोली जा रही है, लेकिन ये जो लिखी गई है, इसकी जो लिपि है वो अलग है, और वो है हमारी देवनागरी। ठीक है, इंग्लिश की क्या होती है? रोमन। अब आप लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग बताइए उर्दू का रस्मुल खत क्या है? उर्दू का रस्मुल खत क्या है? यानी कि ये जो मैंने फितरी जबान लिखा है, ये किस लिपि में लिखा है? बिल्कुल, सबा ने सबसे पहले सही जवाब दिया, महजबीन और फरहा सिद्दीकी। वेरी गुड। क्या आ जाएगा आंसर? नस्तालीक। नस्तालीक उर्दू का रस्मुल खत है, नस्तालीक। याद रखना, एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है, हाँ, खत नस्तालीक भी कहते हैं। वेरी गुड। तो हमारा एक दौर खत्म हुआ है, कदीम हिंद आरियाई। अब हमारा दूसरा दौर शुरू होता है, अहद वुस्ता। अहद वुस्ता हिंद आरियाई। और यहां से जो है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। तो उम्मीद है आपको आज की पहली क्लास पढ़ के मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमें फीडबैक जरूर दें। आपका ये डू और डाई वाला बैच है, हम लोग इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो चीजों को आराम से कवर कर लेंगे। फरक और महजबीन और सबा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि आपको नोट्स जो है वो कैसे बनाने हैं। मैं इतना डीप आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में आपको जो है वो आंसू आ जाएंगे निकल के, खुशी के आंसू। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लास लेने से फायदा नहीं होगा, क्लास का एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन में आप अपने नोट्स खुद ही बनाइएगा। मैंने बताया था A4 साइज का पेपर ले लेना, फोटो कॉपी वाला, काम बन जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, जितने बच्चे क्लास में हैं या जितने बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप मुझे अपनी जिंदगी के ये 4-5 महीने दे दो बस। ये 4-5 महीने में आप उर्दू को अच्छी तरीके से जान पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि आप भी आने वाले वक्त में एक टीचर हैं, और टीचर को जो है वो बहुत सलाहियत और बहुत सलीके से चीजों के पकड़ होनी चाहिए। बस ये 4-5 महीने मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी मेहनत, बस ये दो चीजों को पकड़ के रख लेना, मैं आपका कवर करा दूंगा। ठीक, ठीक। चलिए फिर, आज की क्लास इतनी ही है। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी 8 बजे ज्योग्राफी में।